जी मैम, प्लीज कर लीजिए स्टार्ट। जी। So yesterday we were discussing about Plato Republic and Aristotle's Poetics. So poetics we have some elements of tragedy. So far I think discussed only plot. And in plot एक्सक्यूज मी मैम। we discussed. Yes sir. एक्सक्यूज मी मैम। मैम कल भी ना आपकी आवाज काफी जैसे कट कट के आवाज आ रही थी, तो एक बार आप थोड़ा चेक कर लें अपनी तरफ से। अब आइए सर प्रॉपर वे में। सर आज ठीक आ रही है आवाज? अभी तो ठीक आ रही है मैम। जी जी सर। स्टार्ट कर रहे हैं सर फिर हम अपना। So Sushmita, yesterday we discussed about the elements of tragedy. We were discussing. We have discussed so far about the plot, and today we will discuss about character, thought, language and diction, music and spectacle. And I told you that plot, character, and thought are the internal elements of tragedy. Do you know this thing? Huh? Sushmita? Can you repeat, ma'am? What are you asking? The six elements such as plot, character, thought, language and diction, music and table. We covered only plot. And Yes, ma'am. plot we discussed about the kinds of plot, and we discussed about the 5-6 terms that are very important for your exams. That is peripecia, anagnorisis, catastrophe, hamartia. Yes, ma'am. Is it clear to you? Yes, ma'am. So today we are going to cover our next term that is also very important. We discussed about catharsis also, no, yesterday. That is purification of our emotions. That thing clear to you, I think. तो नेक्स्ट हमारी टर्म है लास्ट टर्म, उसके बाद हम अपना करेक्टर पर आ जाते हैं। तो हमारे लिख लीजिए आप HPRIS, hubris. Hubris is also interrelated with hamartia. Hubris का मतलब होता है in simple language we can say excessive pride or we can say overconfidence. Is it clear? Yes, ma'am. When a person is excessive in himself or we can say overconfidence. अगर हम किसी को वार्निंग देते हैं कि तुमने ऐसा नहीं करना है and in spite of that warning he didn't listen to that warning and do something, उसका क्या आ जाता है, डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और हम आगे डिटेल में चलते हैं। तो हम अपना ह्यूब्रिस का मतलब आप लिखेंगे एक्सेसिव प्राइड से और ओवर कॉन्फिडेंस, और एक्सेसिव प्राइड का हम आगे टू अपना उसको थिंग्स में अपना मतलब डिपेंड करता है हमारा एक्सेसिव प्राइड टू थिंग्स के ऊपर, दैट इज फुलिशनेस of our own decisions. So students, hubris depends on first, और हमारी कोई एक मिस्टेक हो जाए, कोई हम गलत दे देते हैं, जैसे कि हम yesterday मैंने आपको हेमर्शिया का बताया था, हैमलेट का, जिसमें हमारी सिचुएशन हो जाती है टू बी और नॉट टू बी की, हम डिसीजन ठीक नहीं ले पाते हैं और हम सिली मिस्टेक कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटोगेनिस्ट है ना उसका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। So it is directly interrelated with hamartia.
ह्यूब्रिस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है टर्म आप क्या समझते हैं, तो आपने बताना है ह्यूब्रिस क्या है, एक्सेसिव प्राइड है, ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ आवर प्रोटैगनिस्ट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द फुलिशनेस ऑफ ओन डिसीजंस। और इसके बाद हमारा सेकंड जो डिस्कस करोगे, अगर हम एक कलर ले लेते हैं उसकी वजह से क्या आता है, डाउनफॉल ऑफ डेथ, दैट 10, दैट इज नॉट अनसर्टेन, दैट इज सर्टेन। अगर हमको डिसीजन ही गलत दे दिया है तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डाउनफॉल सर्टेन है। ऑफ कोर्स इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रही हूँ। मैं हैमलेट का बताया था एग्जाम when the examiner will ask you about the hubris, तो वही आपका मैंने बताया है हैमलेट का, जब वो डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं कर पाता है, अपने फादर की डेथ का बदला लेना होता है उसको, एक डिसीजन एक सिली मिस्टेक करता है जिसकी वजह से क्या आ जाता है, उसका डाउनफॉल आ जाता है। इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो हमने पढ़ा था अपना हैमलेट है, ये वर्क है शेक्सपियर का, एक ट्रेजेडी है। इसमें बड़ी सारी थीम्स हैं, हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप की थीम है, एक मदर और सन की थीम है, फादर डॉटर थीम है, एक हस्बैंड वाइफ की थीम है। और देखते हैं ये सारी जो सारी थीम्स इसमें डिस्कस की गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमर्शिया, कहीं ना कहीं ह्यूब्रिस, एक्सेसिव प्राइड की वजह से ही उनका डाउनफॉल आ रहा है। फेट, और हम इसको स्टूडेंट्स ह्यूब्रिस को फेट भी कहते हैं, किस्मत भी यही कहते हैं। फेट और ह्यूब्रिस, आपसे फेट भी पूछ सकते हैं, ह्यूब्रिस भी पूछ सकते हैं। ह्यूब्रिस हमारी किससे लिंक कर रही है, हमर्शिया के साथ कर रही है, इसका मतलब भी होता है एक्सेसिव प्राइड। आपको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा सुष्मिता? Yes, ma'am. What is the second point? First is foolishness of our own decision. What is the second point? हाँ, at that bring downfall। प्राइड कब आता है, हमारे हमारे एक सिचुएशन आ जाती, हमने बदला ले, सिचुएशन होती है जब कि हमने बैटल को जीत के रहना है और एक दिन गलत लेंगे और उसकी हमारा डेथ आ जाएगा, डाउनफॉल आ जाएगा। मैंने आपको कल भी दिया, आज भी पेपर में कई बार हैमलेट कोट करोगे। और ये कहते हैं और ह्यूब्रिस, दे आर सेम टर्म्स। आपको एग्जामिनर फेट पूछता है, फेट का मतलब ह्यूब्रिस होता है। फेट का क्या मतलब होता है, जब हम अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, जब हम अपना भाग्य कैसे बदलना चाहते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा किससे हो रही है, हमारी प्राइड से हो रही है, हमारे अंदर कुछ एरोगेंस फीलिंग होगी। अब आगे वही वाला मैं आपको दोबारा से एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, क्योंकि आप पेपर में बार बार वही चीजें इसी में रिपीट हो रही हैं आपको टर्म आने के लिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, वेरी कैसे करें, उससे अगर हम डिसीजन गलत ले लेते हैं तो हो जाता है। डॉक्टर था ये ल्यूसीफर के साथ एक है। ल्यूसीफर कौन है, हेल का किंग है। तो इसका क्या मेन पर्पस होता है डॉक्टर फॉस्टर्स का, आपको पता है, इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। इतनी ज्यादा जब इसके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर आ जाती है, देन ही बिकेम एरोगेंट। और ये इसका एरोगेंस आ जाती है तो ये क्या करना चाहता है, इसका क्या पर्पस रह जाता है लाइफ का, टू ब्रिंग डेथ टू, जो लोग मर चुके हैं ना उनको जीवित करने का, टू ब्रिंग डेथ टू अलाइव, जो जिनकी लोगों की मृत्यु हो चुकी है ना उनको जीवित करने का इसका मकसद रह जाता है। और ये समझौता किसके साथ करता है, डेमन के साथ, जो हेल का देवता है, उसका क्या नाम है, लूसीफर के साथ। और उसके पास अपना देता है, ये समझौता कर लेता है कि जो लोग मर चुके हैं मैं उनको वापस लेके आऊंगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, इसके अंदर प्राइड थी, एरोगेंट, मैंने बोला आपको वर्ड एरोगेंट स्कॉलर था, क्या था ना, एक इतनी एरोगेंस थी कि वो डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं और अपनी लाइफ को समझौता कर दिया लूसीफर के, एंड अल्टीमेटली इट ब्रॉट डेथ टू हिम एंड ही वाज डाइड। हो रही है बात थोड़ी थोड़ी? Yes, ma'am. समथिंग। उसके बाद ही हमारा दूसरा एग्जांपल ह्यूब्रिस में फॉल वाला, इसको भी वार्निंग गई थी, डोंट फ्लाई नियर टू सन बिकॉज हिज विंग्स आर मेड ऑफ वैक्स। वो इस वार्निंग को सुनता है और बिल्कुल के करीब चला जाता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट हैं इनटू सी, और क्या होता है, तो ये किसकी वजह से हो रही है, हमारा आउट ऑफ गिविंग वार्निंग टू समवन ना, एक फुलिश डिसीजन हम अपनी लाइफ ले लेते हैं और अल्टीमेटली
ये सॉरी उनकी मैम, डाउटफॉल आ रहा है। फिर वही बात। मैम वॉइस कल की तरह ही आ रही है, मतलब कोई भी लाइन नहीं सुनाई दी। पता नहीं क्या बात हो रही है भाई। चलो मैं थोड़ा बाहर निकलती हूँ फिर। हाँ वेट। जब आप नॉर्मल ऐसे बोल रहे हो तब क्लियर आ रही है मैम, बट जब मतलब पढ़ा रही हो तब बीच में कोई लाइन क्लियर आ रही है, कोई बिल्कुल ही नहीं आ रही। अब चलें फिर आगे। यस मैम। तो ये मैंने जो आपको टर्म्स बताई है ना सुष्मिता, ये 5-6 टर्म्स आपको शॉर्ट नोट्स में या वैसे ही पूछ सकते हैं, ओके मैम। तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके मैम। आज हम अपना आगे आ रहे हैं, हमारा अपना ट्रेजेडी के ऊपर आ गए हैं दोबारा, जिसका हमने फर्स्ट एलिमेंट हमने अपना प्लॉट का करा था। प्लॉट में ही हमने 5-6 टर्म्स डिस्कस किए हैं सो फार वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टर्म्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द ट्रेजेडी। एंड नाउ वी आर कमिंग टू अवर सेकेंड इंटरनल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, दैट इज करेक्टर। करेक्टर मतलब क्या हो गए? हमारे प्रोटोगेनिस्ट, हमारे हीरो, हमारे हीरोइंस। करेक्टर को आप एक और टर्म से भी डिनोट करते हैं, स्पेलिंग लिख लीजिए, आपके लिए नई टर्म होगी, ETHOES, इथोस। तो अगर आपसे एग्जामिनर इथोस टर्म आती है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज करेक्टर। इसमें हमारा क्या है, हमारी जो ट्रेजेडी का एम है ना, उसमें क्या करना है, इज नॉट टू डिफीट ह्यूमन पर्सनैलिटी बट ह्यूमन एक्शन। इसमें हमने कोई भी किसी करेक्टर का कोई डिफेक्ट अपने उसके ऊपर एक्सपोज नहीं करना है, हमने उसके एक्शन के बारे में बताना है। क्या जो इसमें मैन इन एक्शन है, क्या जो करेक्टर्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है? वी वॉन्ट राउंड करेक्टर्स। फ्लैट करेक्टर्स और राउंड करेक्टर्स कौन से होते हैं? फ्लैट का क्या मतलब हो गया? सिंपल, एक जैसा बिहेव करना, जैसे मदर का बिहेवियर होता है, फादर का बिहेवियर होता है, एक तरह का बिल्कुल फ्लैट। राउंड में क्या होता है, हमारे करेक्टर्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे आएंगी? यही मैंने आपको बताया था, जो हम ट्रेजेडी डील कर रहे हैं एरिस्टोटल की, उसने मेन फोकस किसके ऊपर करा हुआ है? ट्रेजेडी के ऊपर किया हुआ है इंस्टेड ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी में हमारे करेक्टर्स क्या होते हैं? सिंपल से, प्लेन से, उनका क्या पर्पस होता है? टू ब्रिंग लाफर ओनली। मगर ट्रेजेडी की मैंने आपको कल बताई थी, हमने मूवीज वगैरह का एग्जांपल लिया था, कोई सीरियल का आप ले सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें एंटरटेनिंग, हमें लगता है कि ये हमारी लाइफ की कहानी चल रही है, तो वो किसकी वजह से आ रही है? ट्रेजेडी की वजह से आ रही है। तो करेक्टर्स वो क्या कह रहे हैं, हमारे मेन, हमारी बात आपने बतानी है वहां पर, हमारे जो करेक्टर्स हैं ना, वो मैन इन एक्शन होने चाहिए। ठीक है, मैन इन एक्शन का हमारा इसमें मेन बात होगी। तो जो हमारा एक और बात है कि जो प्लॉट है ना, प्लॉट कैन एग्जिस्ट विदाउट करेक्टर बट करेक्टर कैन नॉट। आगे चल रहे हैं। अवर प्रोटोगेनिस्ट शुड बी रिडाउंड और प्रॉस्परस। इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये नहीं कि जो हमारा प्रोटोगेनिस्ट है वो शुरू से ही रो रहा है, धो रहा है, वैसा नहीं, वो प्रॉस्परस भी होना चाहिए, वो एक रिनाउंड भी होना चाहिए, और जो भी वो अपना करेक्टर अपना परफॉर्म कर रहा है ऑन द स्टेज, ऑन द थिएटर, और वो हमें एक मॉरलिटी का लेसन भी दे। आवाज आ रही है सुष्मिता? यस मैम। तो our character serves some moral purpose only, moral purpose also as well as। अब हम देखते हैं कि जो हमारा करेक्टर है वो एक जैसा नहीं होगा, फ्लैट नहीं होगा, वो राउंड किस्म का करेक्टर होगा। उसका मेन पर्पस क्या होगा? पहले वो अच्छा इंसान होगा, मगर हम अपना उसी ट्रेजेडी के साथ अपना रिलेट कर रहे हैं। एक अच्छा इंसान है, वो एक डिसीजन मेकिंग गलत करेगा और वो क्या बन जाएगा? बैड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। बैड कैसे बन जाएगा? वो वाला बैड नहीं बन जाएगा कि विलन बन जाएगा, मतलब कि हमारे अंदर, हम ऑडियंस के अंदर उसके लिए एक फीलिंग ऑफ पिटी और फियर अराइज हो जाएगी। वी शुड क्रिएट पिटी, वी शुड मतलब करेक्टर्स, जो हम देखने वाली ऑडियंस है ना, ऑडियंस शुड फील पिटी एंड फियर फॉर दैट करेक्टर। ये मेन पर्पस ऑफ अ ट्रेजेडी है। हमारा करेक्टर मैन इन एक्शन में होगा, वो अच्छा इंसान भी हो सकता है, रिनाउंड भी हो सकता है, प्रॉस्परस भी हो सकता है। ये नहीं कि हमारा करेक्टर बिल्कुल एक गरीब किस्म का होगा, नहीं,
वी डील विद रिच क्लास ऑल्सो। फिर हमने अपना उसी ट्रेजेडी वाली बात पर आ जानी है, हमर्शिया वाली बात पर आ जानी है कि जो हमारा करेक्टर है वो एक ऐसी सिली मिस्टेक करेगा, एक ऐसा गुड पर्सन होगा कि हम उसको देखेंगे, उसके अंदर ट्रांजिशन होगा, चेंज होगा और हमारा करेक्टर बैड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो बैड में बन जाएगा ना, हम उसको फिर जब उस ट्रेजेडी को अपने सामने देखेंगे व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग, तो पर्पस क्या होगा ऑडियंस का, प्रोड्यूसर का क्या पर्पस होगा कि ऑडियंस के अंदर ना पिटी और फियर अराइज करना है उसने, तभी हमारी जो ट्रेजेडी है वो सक्सेसफुल होगी ना। जब तक हम ऑडियंस के अंदर कथारसिस वाला एलिमेंट नहीं आएगा, हम रोना नहीं शुरू कर देंगे, हमारे अंदर पिटी और फियर अराइज नहीं हो जाएगी तो उस कैरेक्टर को देखकर। आर यू गेटिंग समथिंग? यस मैम। समझ आ रहा है ना आपको? यस मतलब मैम। ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं। अब कोई भी इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो मूवी बनाते हैं, उनकी मूवी कब सक्सेसफुल होती है? जब हम लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। हम ही तो रिव्यूअर्स आपकी रिव्यू देते हैं उसमें कि हाँ ये मूवी का 4% रेटिंग है, 3% है, कैसी मूवी है। तो वो किस पे डिपेंड कर रही है? हम ऑडियंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर 5 में से 5 आ रहे हैं, 4 में से 4 आ रहे हैं, तो क्या आ रहा है? इट मीन्स वो एक्सेल कर गया अपनी फील्ड में, ही सर्व्ड हिज पर्पस। उसने क्या कर दिया, हम अपनी लाइफ को उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो बाहुबली वगैरह जो मूवीज आपने देखी थी, क्या था उसमें? पूरा का पूरा हमारी हिस्ट्री का एक पूरा रियलिटी को दिखाया गया था। फर्स्ट आपको पता है ये तमिल और उधर साइड साउथ वगैरह में फेमस हुई थी। ठीक हो गई बात, आगे चलें फिर। वी आर हैविंग नंबर ऑफ थिंग्स ना आगे। यस मैम। ठीक है, तो हमारा यही है, करेक्टर हमारा कुछ ऐसी गलती करेगा जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल आ जाएगा, एक जैसा करेक्टर नहीं होगा। और हमारे करेक्टर्स में क्वालिटीज भी होनी चाहिए, ही शुड बी गुड, ही शुड बी फिट, ही शुड बी ट्रू टू लाइफ। तो ये सब चीजें हैं। हम आगे अपना नेक्स्ट पे आ रहे हैं, थॉट के ऊपर। थर्ड हमारा इंटरनल एलिमेंट है। थॉट का क्या मतलब है? वो क्या चीज बोल रहा है। डायलॉग्स कैसे है हमारे ट्रेजेडी में? इट इज एक्सप्रेस थ्रू द स्पीचेस और डायलॉग्स। अब कोई मूवी देखते हैं, हम कहते हैं ना उसके डायलॉग्स बड़े बहुत बढ़िया थे। डायलॉग्स का क्या मतलब है? जो करेक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दी है ना, वो उसने अपनी जो फीलिंग्स को कन्वे किया है, किसकी वजह से किया है, किसकी वजह से हमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं ना वो। तो बोलने को क्या कह रहे हैं हम? अपना थॉट प्रोसेस। मतलब क्या थीम लेकर चल रहे हैं, क्या थीम है इस मूवी की, क्या ये बता रहा है हमें। अब आपने देखा होगा कि कितने नंबर ऑफ शेक्सपियर के प्लेज हैं, हर एक प्ले की डिफरेंट डिफरेंट अपनी एक थीम है। किसी की लव है, किसी की फियर है, किसी की रोमांस है, किसी की हॉरर है, किसी की वॉर है। तो एवरी टाइप ऑफ ट्रेजेडी शुड हैव डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेस। हर एक कहानी कुछ अलग अलग बयां करती है। तो वो जो बयां कर रही है वो किसकी वजह से हो रही है? थ्रू देयर डायलॉग्स, थ्रू देयर स्पीचेस, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स। चले आगे। यस मैम। नेक्स्ट हमारा फोर्थ हमारा एलिमेंट आ जाता है, को नोट कर लीजिए, दैट इज डिक्शन। डिक्शन को हम लैंग्वेज भी कहते हैं। इट इज आवर एक्सटर्नल एलिमेंट। स्टूडेंट आपने देखा होगा हमारा मीडियम ऑफ लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में हम बात कर रहे हैं जिससे हमारी ऑडियंस समझती है। अब आपको देखा है कि साउथ के लोग हैं, वो कौन सी लैंग्वेज को समझेंगे? उनकी जो उधर तमिल वगैरह चलती है, उनको उसमें इंटरेस्ट आता है। आपने देखा होगा जो इधर है तमिलनाडु वगैरह में जो सीएम्स वगैरह हैं, वो हिंदी और इंग्लिश पे फोकस नहीं करते हैं। किसके ऊपर वो कहते हैं? अपने द्रविड़न उस फिलॉसफी को वहां चलाना चाहते हैं। वो उसी लैंग्वेज के ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं। आप देख रहे हो कि हर एक स्कूल में आजकल बच्चों को क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले वो मेन अपनी रीजनल लैंग्वेज बच्चे सीखे। तो जो भी बात, वो मीडियम ऑफ लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें देखना है हमारा लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए जैसे कि हमारे पास स्टफ है, जैसे कि हमारे पास ऑडियंस है। क्लियर हो रही है बात? तो लैंग्वेज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो हमारे करेक्टर्स हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। अब पंजाब में है, यहाँ पर साउथ की लैंग्वेज तो नहीं सुनाई जाएगी ना, वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चल रहा है ये क्या बोल रहे हैं। तो इट शुड बी रिलेटेड टू आवर ऑडियंस। इट शुड फिट द टेस्ट ऑफ आवर, इट शुड सेटिस्फाइड द टेस्ट ऑफ आवर ऑडियंस। कैसी हमारे पास ऑडियंस है, कैसी हमारे पास स्टफ है, क्या चीज डिमांड हो रही है, उसकी वजह से हमें अपनी लैंग्वेज, उसी जगह से हमें अपनी सिचुएशन बनानी है। डिक्शन हमारी लैंग्वेज जिसके वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को बताएंगे वो। अगला हमारा मेन करेक्ट आ गया है, नेक्स्ट हमारा है सॉन्ग और मेलोडी। स्टूडेंट आपको पता है जो म्यूजिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी में, हर एक आप देखते हो कोई भी
ड्रामा में, कोई थिएटर में, अगर म्यूजिक ही नहीं होगा तो नोबडी टेक इंटरेस्ट, वो कहेंगे बिल्कुल फ्लैट है। और कोई मूवीज होती है, हम कहते हैं उनके गाने बहुत अच्छे थे, गाने कैसे, अब कुछ सीन हमारे सामने इनेक्ट हो रहा है और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है ना, तो हमें कितना मजा आता है, आपको पता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि अगर सैड वाला है तो अगर सैड कोई परफॉर्मेंस हो रही है तो सैड वाला म्यूजिक चलेगा, अगर एक हैप्पी वाला हो रहा है, एक हैप्पी एंडिंग हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा म्यूजिक होगा। ये नहीं कि वैसा वर्षा चला दिया, एक गम का माहौल है और हम खुशी वाले संगीत बयां कर रहे हैं। इसी तरह से आप देख रहे हो कोई हॉरर मूवी देखने गए हो और हॉरर वाला उसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो आप कैसे एंजॉय करोगे। तो पूरा का पूरा उसमें हमारा सॉन्ग और मेलोडी, मतलब हमारा जो सॉन्ग्स हैं, जो कोरस गाए जा रहे हैं, जो गीत गाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए, तभी जो हमारी ऑडियंस है उसमें इंटरेस्ट लेगी एंड आवर ट्रेजेडी बिकम सक्सेसफुल। हम बार बार ट्रेजेडी के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी ही बताए हैं। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स लास्ट वाला आ गया है स्पेक्टेकल, SPECTACLE। तो ये नहीं है कि हमारे शुरू वाले जो प्लॉट करेक्टर थॉट हैं ये हमारे इंटरनल एलिमेंट्स हैं तो हमने इन्हीं के ऊपर फोकस करना है, नहीं। लैंग्वेज, डिक्शन, म्यूजिक, स्पेक्टेकल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये भी पेपर में डिस्कस करना है। स्पेक्टेकल में हमारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं कॉस्ट्यूम्स, विजुअल्स, सीनरी, कैसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं, कैसी सीनरीज हैं, कैसा सारा पीछे का बैकग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमारा जो होता है, वो चीजें हमारी आ जाती हैं उसमें। क्या जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स वियर कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, जो विजुअल्स जो दिखाए जा रहे हैं, जो पूरा का पूरा सीन इनेक्टमेंट हो रहा है, कोई रस्टिक, कोई गांव का सीन दिखा रहे हैं, कोई शहर का दिखा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्या प्रॉपर का प्रॉपर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसके साथ वो कोऑर्डिनेट हो रहा है जो वो इनेक्ट कर रहे हैं कैरेक्टर्स। तो ये चीजें आ जाती हैं हमारी। तो इज इट गेट क्लियर टू यू? यस मैम। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है ना आपको? यस मैम। तो क्लासिकल क्रिटिसिज्म का हमने ये पढ़ा है, प्लेटो का, एरिस्टोटल का, आपका इसमें काफी कुछ कवर हो चुका है। अब आगे नेक्स्ट में आने लगी हूँ आपका 15 to 16 सेंचुरी के, इसके बाद आ जाता है हमारा रेनेसां क्रिटिसिज्म। चलें आगे आगे, अब नेक्स्ट आ गए हैं हम, इनको छोड़ आए हैं पीछे क्लासिकल वाले को, चल तो क्लासिकल ही रहा है, आगे एकदम मूव कर रहे हैं हम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हमारा रेनेसां क्रिटिसिज्म आप लिख लीजिए। yesterday we were discussing about classical criticism, जिसमें हमारे एरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, होरेस हैं, लॉन्जाइनस हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। अब रेनेसां क्रिटिसिज्म में हमारे डिफरेंट क्रिटिक्स, हमारे पोएट्स, हमारे राइटर्स आ जाएंगे, तो हम उस एज में अब चल रहे हैं। तो रेनेसां क्रिटिसिज्म हमारी जो टर्म है, इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली, इटालियन टर्म है। और रेनेसां का जो हमारा मतलब होता है दैट इज रीबर्थ और अवेकनिंग, एक जागृति का जो है हमारा ये युग आ चुका था। और इसकी डेट आप लिख लीजिए 1498। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम इटली इन 1498। और हम कौन सी सेंचुरी से डील कर रहे हैं? 15 to 16 सेंचुरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। We are dealing with 15 to 16 century of English literature, and Renaissance is a very important term. Its origin was from Italy in 1498. Rebirth, इससे पहले स्टूडेंट्स क्या था 14 और 15 सेंचुरी में? इससे पहले क्या था? हमारे पास मिडल पीरियड था, क्लासिकल था, जिसको हम ब्लैक एजेस वगैरह भी कहते हैं। इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा है क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ाया है ना मैंने आपको, एरिस्टोटल वगैरह के बारे में, इसको हम मिडल पीरियड भी कहते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं मिडल टू मॉडर्निटी में एंटर कर रहे हैं। मिडल का मतलब हो गया हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल और मिडल से हम मूव कर रहे हैं मॉडर्निटी की तरफ, जहां पर हमारा जो अब क्या चल रहा है, हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है। और बीच का जो हमारा आ जाता है ना इरा, दैट इज कॉल्ड रेनेसां। ठीक हो रही है बात? यस मैम। क्या बताओ थोड़ा सा मुझे रेनेसां के बारे में जो मैंने अभी बताया सुष्मिता। Ma'am, Renaissance is a term that is it is an Italian term which means rebirth or reborn.
when we move, classical period is middle period. When we move from middle period to modern period, in between the Renaissance period comes. यस, अब इसमें क्या हो रहा था आगे, वेरी गुड, पीपल टुक इंटरेस्ट इन थ्योरीज, प्लेटो, एरिस्टोटल, इसमें लोगों ने इंटरेस्ट तो लिया था, मगर अब उनका जो इंटरेस्ट था ना वो थोड़ा और आगे की तरफ मूव कर रहा था। पीपल टुक इंटरेस्ट इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स थ्योरीज, मगर अब उसकी वजह से क्या हो रहा था, इनको अच्छा तो लग रहा था कि जो हमने एरिस्टोटल की हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं, जो उनकी थ्योरीज वगैरह है, मगर वे थोड़ा सा उससे एडवांस होना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन बिगैन हो रही थी। पीपल स्टार्टेड टेकिंग एजुकेशन, एक तरह का रिवाइवल हो रहा था। आपने देखा होगा हमारा एक ट्रांजिशन, मैंने आपको टर्म अभी बताई है, ट्रांजिशन का मतलब हो गया है चेंज। इसके आगे चलते हैं। अब फोकस क्या था इनका, फोकस क्या था, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल आइडियाज एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के ऊपर हम क्या देखेंगे, एरिस्टोटल का क्या वो है, मतलब कि थोड़ा वो करते हैं अब इसको थोड़ा सा। अब इन्होंने बिल्कुल ही क्लासिकल क्रिटिसिज्म को नकारा नहीं है, इन्होंने क्लासिकल क्रिटिसिज्म को फॉलो किया है, मगर थोड़ा सा एडवांस होकर। उन्होंने थीम्स लिए हैं हमारी क्लासिकल वाली, एरिस्टोटल वाली, होरेस वाली, मगर इनका जो मेन पर्पस क्या था, ग्रीक गॉड्स को डिपिक्ट करना। तो आगे चलते हैं, मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ इनका मेन फोकस क्या था, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल आइडियाज ऑन आर्टिस्टिक वर्क्स। जो एरिस्टोटल के आइडियाज थे, जो प्लेटो के आइडियाज थे, जो लॉन्जाइनस के आइडियाज थे, जो होरेस के आइडियाज थे। होरेस का क्या, होरेस का कैसा वर्क है जो हमने अब तक पढ़ा है, आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें उसने क्या था, गॉड्स को दिखाया था एज अ कैरेक्टर्स, कि वो फाइट कर रहे हैं इन बैटल्स में। तो इसी ये वाली चीजें इन्होंने ली हैं, रेनेसां वाले जो हमारे क्रिटिक्स आ रहे हैं आगे, हम अभी पढ़ने जा रहे हैं आगे, ड्राइडन वगैरह, पोप वगैरह, उन्होंने इट मींस एरिस्टोटल के आइडियाज को फॉलो किया है, मगर वो थोड़ा इन्होंने इसको एडवांस कर दिया है। अब आगे एक वर्ड लिखोगे आप, जॉर्जिया वॉल्टर, GIORGIA वॉल्टर। इनका क्या मेन पर्पस था इन 15th और 16th सेंचुरी में, दे ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल पोएटिक्स इनटू लैटिन इन 1498। जॉर्जिया वाल्टर ने देखो कितना अच्छा काम किया है, उसने जो एरिस्टोटल की पोएटिक्स थी ना उसको लैटिन में कन्वर्ट किया है, ताकि हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल की पोएटिक्स हमें क्या टीच करती है। एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है, जो हमारा क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, इट आल्सो हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस नाउ डेज आल्सो। हमारा जो पूरा का पूरा जो हम देख रहे हैं, हमारा थिएटर है, जो भी हमारा ड्रामा इनेक्ट हो रहा है, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं, वो सब कुछ क्या फॉलो कर रहे हैं, 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडीज ऑफ एरिस्टोटल दे वर फॉलोइंग ना। उसके बाद इसी पीरियड में हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारे हैं एक फिलोसफर हैं, लोडोविको कास्टेलविटोरोस। इन्होंने 1570 में क्या किया था, कमेंट्री दी थी एरिस्टोटल की पोएटिक्स के ऊपर, कि हमारा एरिस्टोटल का जो वर्क पोएटिक्स है ना ये कैसा है, इसके ऊपर इन्होंने कमेंट्री दी थी। तो मैंने आपको 2 फिलोसफर्स इस रेनेसां के अभी तक बताए हैं, जॉर्ज वॉल्टर और लोडोविको कास्ट। आगे चलते हैं हम। रेनेसां ने क्या किया था, इट प्रमोटेड द रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फिलॉसफीज एंड आर्ट। वही बात दोबारा से आ रही है, रेनेसां ने क्या किया था, रीडिस्कवरी। एरिस्टोटल और इन्होंने प्लेटो ने डिस्कवर किए थे कुछ एक एलिमेंट्स ऑफ इमिटेशन, कुछ ट्रेजेडी, मगर इन्होंने क्या किया था, उनको रीडिस्कवर किया था। रीडिस्कवर का मतलब होता है हम अपने आप से उसमें कुछ एक चीजें, कुछ एक एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, मगर मेन पर्पस हमारी थीम्स क्या ले रखी थी इन्होंने, एरिस्टोटल वाली क्लासिकल फिलोसफीज के साथ ही ये डील कर रहे थे, इन देयर वर्क्स ऑफ आर्ट, इन देयर वर्क्स ऑफ राइटिंग, इन देयर वर्क्स ऑफ पोएट्री, इन देयर वर्क्स ऑफ एवरीथिंग वट एवर दे वर राइटिंग। क्लियर हो गई बात? यस मैम। आगे चलते हैं। रेनेसां का पीरियड ने अपनी मेन फिलॉसफी किसके ऊपर ली थी, ह्यूमैनिज्म के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर। ह्यूमैनिज्म का क्या मतलब होता है, जब पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। जब हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करते हैं, हम एक वर्क की बात करते हैं कि कोई हर एक पर्सन को क्या करना चाहिए, ही शुड अर्न समथिंग। और हम अर्निंग की जो हमारे अंदर स्टूडेंट नॉलेज आती है, एनलाइटमेंट आती है, वो किसकी वजह से आती है, थ्रू आवर नॉलेज, थ्रू आवर एजुकेशन। वी आर गेटिंग अवेयर अबाउट आवर राइट्स, आवर ड्यूटीज, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी आर टेकिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग राइट नाउ।
तो ह्यूमैनिज्म के ऊपर हमारा रेनेसां बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। तो इट मींस रेनेसां वाले हैं जो किस फिलॉसफी के ऊपर डील कर रहे हैं, ह्यूमैनिज्म के ऊपर। ह्यूमैनिज्म का क्या मतलब होता है, बिलीफ इन सेल्फ, इंडिविजुअल आइडेंटिटी और डिग्निटी की जब हम बात करते हैं। आगे चलते हैं अब हम। अब है हमारा, मैं आपको बता रही थी, हम मिडल से मॉडर्निटी में आ रहे हैं और बीच का पीरियड हमारा रेनेसां का है। बिलीफ इन सेल्फ की बात की है, उसको थोड़ा और इलेबोरेट कर रही हूं मैं। अब हमारा जो मैन है ना, वो क्या है, रैशनल है। ही इज अ रैशनल थिंकर। उसके अंदर एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल स्टडीज इस पीरियड में हमने देखा था। पीपल यहाँ पर सुपर नेचुरल एलिमेंट को डायरेक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट डायरेक्टली ऑप्टिंग द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। दे वर नॉट बिलीविंग इन डिवाइन थिंग्स, कि भाई भगवान है तो बस ठीक है, हमें उसको ही फॉलो करना है। नहीं, लोगों के अंदर एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस आ रही थी, और वो क्या हो रहा था, वो चीजों को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, एजिटेट कर रहे थे। रैशनल थिंकर बन चुका था। टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन की बात कर रही हूं मैं, जिसमें हम एक डिसीजन अपना गलत लेंगे और हमारा डाउनफॉल आ जाएगा। कोई भगवान नहीं यहाँ पर बीच में आने वाला कि हमें डायरेक्टली बताए कि भाई तुम इस चीज को फॉलो करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेनेसां पीरियड है, इट वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू रिलीजन, इट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर रैशनल थिंकिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इस पीरियड में हम क्या देख रहे हैं, हमारी पोइट्री वगैरह बहुत फ्लरिश कर रही है। इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे पोएट्स, हमारे ऑथर्स आ जाते हैं। वो आप लिख सकते हैं एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर का ड्रामा आप देखोगे इसी पीरियड में आया था। तो इसमें क्या था, हेमलेट वगैरह था। हेमलेट हमारा क्या था, वो डायरेक्टली वो क्लासिकल चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है। एरिस्टोटल की पोएटिक्स है, बेशक वो ट्रेजेडी है, उसमें एलिमेंट्स ट्रेजेडी के हैं, मगर जो इसमें करेक्टर्स है ना, टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन में है, हमर्शिया वाली सिचुएशन में है। पूरा का पूरा वो यहाँ पर सुपर नेचुरल थिंग्स के ऊपर हमारे प्लेस डिपेंड नहीं है, कोई डिवाइन थिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। मैन हैज बिकम हियर रैशनल। उसके अंदर एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की। और हमारे इसमें आप देखोगे लियोनार्डो डी विंकी वगैरह हमारे इधर आए हैं, हमारे गार्शिया वगैरह आए हैं, हमारे थिंकर्स, जिन्होंने अपनी अप्रोच किसके ऊपर लगी है, ह्यूमैनिज्म के ऊपर। क्लियर हो गया थोड़ा सा? Yes, ma'am. इसको थोड़ा सा करो, मैं अभी आपको फिर आगे करवा रही हूँ विद इन 5 मिनट्स, ठीक है? आगे फिर पढ़ने जा रहे हैं नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म। So you just go through it. We are going to start within 1 or 2 minutes again.
ये सुष्मिता Yes, ma'am. आ रही है ना Yes, बात ma'am. अब तो? ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। रेनेसां क्रिटिसिज्म आपने कर लिया है, अब नेक्स्ट आप लिखोगे नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म, दैट इज NEO। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? वही हमारी बात है, सारा हम एरिस्टोटल और उसका प्लेटो की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्रिटिसिज्म का पेपर है हमारा, टर्म है हमारी। रेनेसां के बाद हमारा जो नेक्स्ट पीरियड आ रहा है दैट इज नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म। मैं यहाँ पर आपको NEW वाला न्यू नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग NEO। नियो का क्या मतलब होता है? नकल करना। और हम इसको थोड़ा वो करते हैं, एक और इसका टर्म भी आप समझ सकते हैं, रिवाइवल। एक किसी चीज, मरी हुई चीज को दोबारा से उसको फॉलो करना, उस तरह का मतलब हमारा एक किसी चीज से हमारा डिसइंटरेस्ट हो चुका है, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है मगर फिर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वो वाला पीरियड है हमारा नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म। और NEO का मतलब होता है नकल करना, किसी चीज को आप इमिटेट कर रहे हो। इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेनेसां हम इसे भी कहते हैं। रेनेसां के पीरियड को एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंशन, उसको और उसका विस्तार। इसी पीरियड को हम एनलाइटमेंट पीरियड भी कहते हैं। एनलाइटमेंट पीरियड का मतलब हो गया जहां पर हम अपने सुपरस्टिशियस थिंग्स को बिलीव नहीं कर रहे हैं। वो तो मैंने आपको रेनेसां में भी बता दिया था, टू बी और नॉट टू बी सिचुएशन वाली। तो इसको हम एनलाइटमेंट पीरियड कहते हैं। और पूरा का पूरा जो हमारा ये पीरियड है ना, होल यूरोप तक फ्लरिश हो चुका था रेनेसां के बाद। आगे चल रहे हैं, अब हमारा मेन बात आ रही है, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म इज डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एज है रेस्टोरेशन एज, ये लिख लीजिए आप, RESTORATION, रेस्टोरेशन एज। इसका पीरियड है हमारा, आगे लिखेंगे आप, 1660 से 1700, 1660 से लेकर 1700 तक डील करता है हमारा ये नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म का पहला रेस्टोरेशन एज। नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म हमारा 3 एजेस में डिवाइड है। फर्स्ट हमारी एज है रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज का हमारा टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स 1660 से 1700 तक। उसके बाद है हमारी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि रेस्टोरेशन एज में हमारा क्या था, कैसा ये डेवलपमेंट ऑफ रेस्टोरेशन एज वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। अब इसके बाद आप सेकंड लिख लीजिए, ऑगस्टन एज, AUGUSTEN, ऑगस्टन एज। इसका टाइम पीरियड है हमारा 1700 से लेकर 1750 तक, 1700 से लेकर 1750 तक। और थर्ड हमारा है एज ऑफ जॉनसन, जिसमें हम सैमुअल जॉनसन की बात कर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड है 1750 से लेकर 1798। आई होप इज इट गेट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम अपना आ जाते हैं रेस्टोरेशन एज हमारी क्या कह रही है। इतनी इंपॉर्टेंट हमारी एज है। अब बच्चे जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं, जब वो मास्टर्स करते हैं तो पूरा का पूरा उनका जो पेपर है ना, अलग अलग होता है। रेस्टोरेशन एज के ऊपर क्वेश्चन आता है, ऑगस्टन एज से आप क्या समझते हैं, एज ऑफ जॉनसन से आप क्या समझते हो। तो पूरी की पूरी एजिस का अलग से अलग पेपर बना हुआ है। 1660 से 1700 से डील कर रहा है, 1717 से 50, 1750 से 1798। तभी इन्होंने इसको 3 एजिस में डिवाइड कर दिया है। अब हम देखते हैं रेस्टोरेशन एज में कैसा माहौल था, कैसी राइटिंग्स डेवलप हो रही थी। इसमें आपको पता होना चाहिए, हम जॉन ड्राइडन की बात कर रहे हैं, अलेक्जेंडर पोप की बात कर रहे हैं, जॉनथन स्विफ्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनके वर्क्स में क्या एलिमेंट हम देख रहे हैं, नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म है। क्लासिकल का मतलब हो गया एरिस्टोटल की चीजें की, एरिस्टोटल का पोएटिक्स, प्लेटो के जो वर्क्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, मगर उसमें कुछ ना कुछ और भी चीजों की डेवलपमेंट हो रही है। नियो का मतलब होता है नकली किस्म का लोग होना, क्लासिकल का मतलब वही एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, हॉरेस की बात होती है। चलो हम आगे आते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपने मेन बात हमारी रेस्टोरेशन एज में आपने फोकस करना है। हमारे जो थिएटर्स हैं वो फ्लरिश हो चुके थे पूरे, बहुत, दे बिकेम पॉपुलर।
और जो थिएटर में जो हमारे क्या कहते हैं ट्रेजेडीज वगैरह, कॉमेडीज वगैरह जो चल रहे थे, मतलब प्लेस जो इनेक्ट किए जा रहे थे, उनमें क्या एलिमेंट आ गया था? हीरोइक कपलेट का और ओड का। दैट इज अ न्यू टर्म फॉर यू पीपल, लिख लीजिए, स्पेलिंग लिखिए पहले आप, एच कैपिटल में आएगा हीरोइक कपलेट, HEROIC, हीरोइक कपलेट, COUPLET। हीरोइक कपलेट का क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। हीरोइक कपलेट में क्या होता है? एक एपिक की बात कर रहे हैं जहां पर हमारी लॉन्ग नरेटिव पोयम, एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोयम, जैसे कि हमारी महाभारत है। ट्रेजेडी में मैंने आपको बताया था कि हमारी स्टेज पर 24 घंटे में वो परफॉर्म हो जानी चाहिए, मगर एपिक है ना, वो कई लंबे टाइम तक चलता है, कई युगों तक जो चलता रहता है। आपने देखा होगा बैटल ऑफ जो कुरुक्षेत्र हुई थी, एक दिन में थोड़ी वो समाप्त हो गई थी, कितने दिनों तक वो चली थी। पूरी की पूरी जो महाभारत है क्या है? वो एपिक ही तो है। दैट इज अ लॉन्ग नरेटिव पोयम। सो जो हमारा है इस टाइम पीरियड में, हमारा हीरोइक कॉपलेट पॉपुलर हो चुका था, फ्लरिश हो चुका था, और जो वर्क लिखे जा रहे थे वो एपिक की फॉर्म में लिखे जा रहे थे। एपिक का मतलब होता है लॉन्ग नरेटिव पोयम। स्टूडेंट्स, हमारा जॉन मिल्टन का वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? Yes, ma'am. हाँ, तो ये क्या है? एक एपिक है, एक लॉन्ग नरेटिव पोयम है। ट्रेजेडी को तो 24 घंटे में परफॉर्म करना है अब हमने, मैंने आपको बोला है। अब उनसे ये थोड़े आगे हो गए हैं, कुछ अब आगे एडवांसमेंट की तरफ चल रहे हैं, उनके उनके आइडियाज को फॉलो कर रहे हैं, मगर चीजें आगे और आ रही हैं। अब मैंने यहाँ पर 24 घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ टाइम थॉट एक्शन की बात नहीं मैं कर रही हूँ यहाँ पर। एपिक है, लॉन्ग नरेटिव पोयम है, इसका मतलब कई युगों तक, कई सदियों तक ये चलती रहेगी, परफॉर्म की जाएगी। और इसी पीरियड में हम क्या देखते हैं? ओड। ओड का क्या मतलब होता है? एक ऐसा गीत गाया जाता है जो किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं। इट इज अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। ऑड हमारा क्या होता है? एन ऑड इज अ पोयम विच इज एड्रेस टू समवन, जो हम किसी के बारे में बताते हैं, किसी के बारे में हम उसकी क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, उसको एडमायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओड। और ये भी पोएम क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारी 7 लाइनों की, 8 लाइनों की, शेक्सपियर की जो पोएम्स थी वो सोनेट्स जिसे हम कहते हैं, 14 लाइन्स की पोएम थी, 18 लाइनों की होगी, 20 लाइनों की होगी, इस तरह की पोएमें होती हैं। मगर मैंने आपको बोला है ऑड, ये क्या होती है? ये लंबी होती है एज कंपेयर टू अवर पोइट्री। एपिक तो बहुत ही बड़ा हो गया ना, ओड हमारी उससे छोटी होती है। इसमें कौन कौन से वर्क्स इंपॉर्टेंट थे? मिल्टन का, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, और हमारा है इसका जॉन ड्राइडन का मैक फ्लैक्नॉय, ये भी क्या है? पूरा का पूरा सटायर है। और हमारा यहाँ पर पॉल बनियन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो हीरोइक कपलेट में लिखा गया था, दैट इज अ पिलग्रिम प्रोग्रेस। ये सब चीजें वहां पर आ जाती हैं। मतलब कि क्या कह रहे हैं हम? हीरोइक कपलेट और ओड की एडवांसमेंट हो रही थी, थिएटर्स वर फ्लरिशिंग। आगे हम आ जाते हैं अब। देखो, अब हम 1660 से 1700 तक हमने डील किया है, अब 1700 से 1750 तक आने वाले हैं। तो ये क्या हो रहा है? हमारा पूरा का पूरा एक्सटेंशन ऑफ रेनेसा आ रहा है। वी आर डीलिंग विद 17th सेंचुरी टू मिड 18th सेंचुरी। न्यू क्लासिकल का मतलब मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको, रिवाइवल मतलब कि नॉट बिलीव्ड इन मिथिकल फिगर्स, नॉट बिलीव्ड इन सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। न्यू क्लासिकल्स हैड डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच टूवर्ड्स क्लासिक्स। क्लासिक्स की तो बात कर रहे हैं हम, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनियस, होरेस को तो फॉलो कर रहे हैं, मगर जो इनकी अप्रोच है ना वो क्या है? अब थोड़ी डिफरेंट है। और मेन हम बात कर सकते हैं, दे वर फोकसिंग ऑन टेक्निक। टेक्निक की बात हो रही है यहाँ पर, क्या हमारा इसमें मेन चल रहा है? Ma'am, हम्म ma'am, you're saying that the neoclassical critics doesn't believe in supernatural things. यस यस Then if we talk about Paradise Lost, it's about God and Satan. Those are divine things, no? बट वी आर हैविंग इंटेलेक्चुअल एलिमेंट आल्सो ना इन दैट, ब्लाइंडली वी आर नॉट फॉलोइंग ना, Okay, वी आर हैविंग रैशनल आउटलुक आल्सो। okay, ma'am. तो ये बात आ रही है ना, मैं आपको बोल रही हूँ हम डील वैसे क्लासिकल के साथ कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा हम आगे एडवांस हो रहे हैं अब। देखो, पीरियड का नाम ही क्या है? नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म। तो क्लासिक्स तो हमारे गए नहीं ना, वो तो क्लासिकल वर्क है, क्लासिकल थ्योरीज रह चुकी है ना। Okay, ma'am.
ठीक हो रही है बात आपको? इससे पहले मैंने आपको रेनेसा में बता दिया था ना, रिवाइवल। रेनेसा का मतलब क्या है? अवेकनिंग, एनलाइटमेंट ऑफ थॉट, Yes, ma'am. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैन एज ए रैशनल ह्यूमन बीइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, बिलीफ इन सेल्फ की बात कर रहे हैं। तो अगर पैराडाइज लॉस्ट में हमने गलती की है तो हमें उसका हर्जाना भी तो भुगतना पड़ा है ना फिर आगे। एक लेसन हमें दे रहा है ना वो। ठीक हो गई है बात? Yes, ma'am. ठीक है। तो Yes. रेस्टोरेशन एप में आपको मेन आपको याद रखना है हीरोइक कपलेट, ओट, ड्राइडन वगैरह हमारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पैराडाइज लॉस्ट वगैरह लिखा गया है। अब ऑगस्टन एज हमारी प्रॉपर पूरी की पूरी डील करती है अलेक्जेंडर पोप से। अलेक्जेंडर पोप ने कैसा, इन्होंने अपनी राइटिंग्स में कैसा कल्चर चल रहा था इसमें, दे वर मास्टर्ड इन कपलेट। कपलेट के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया था अपनी राइटिंग्स में। स्टूडेंट्स, हम पूरा इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हम अपनी इसमें राइटिंग्स को फोकस कर रहे हैं ना, कोई और तो मैं स्टोरी नहीं सुना रही हूँ आपको। तो हम प्रॉपर अपना देख रहे हैं कि प्रॉपर हमारी जो राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप हुए हैं ऑफ आर इंग्लिश लिटरेचर। तो अलेक्जेंडर पोप के बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं, यू शुड नो, एसे ऑन मैन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1714, एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1714, और इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और भी वर्क था, रेप ऑफ द लॉक। तो ये अलेक्जेंडर पोप हैं, इनका मेन स्ट्रेस इन्होंने अपने वर्क्स की किसके ऊपर दिया था? कपलेट के ऊपर दिया था, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है इसकी एसे ऑन क्रिटिसिज्म की, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इस तरह से। और हम इस पीरियड में क्या देख रहे हैं? राइज इन जर्नलिज्म हो रहा है। जर्नलिज्म हमारा राइज हो रहा है। तो क्या हो रहा है? जो हमारा फिक्शन है ना वो भी शेप हो रहा है। इसमें हमारा नॉवल की डेवलपमेंट हम देख रहे हैं इस एज में। एज हमारी कौन सी चल रही है? ये 1700 से लेके 1750 तक। इसमें हमारा राइज इन जर्नलिज्म आ जाता है ऑगस्टन एज में, और हमारा इसमें नॉवल की डेवलपमेंट हो रही है। और डैनियल डिफो के जो वर्क हैं, ही वाज अ मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट एट दैट टाइम। तो इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ नॉवल किया है इस एज में। रेस्ट ऑगस्टन एज से ही शुरुआत हो चुकी है, हम कह सकते हैं, नॉवेल्स की, राइटिंग्स की। नॉवल आपको पता है ना क्या होता है? Yes, ma'am. नॉवल तो पता ही है ना, Yes, इसमें ma'am. स्टोरीज वगैरह हमारी चलती है, करेक्टर्स होता है, प्लॉट होता है, स्टोरी होती है। तो प्लॉट, करेक्टर, थॉट, स्टोरी, डिक्शन क्या है, हमारे एरिस्टोटल से तो चीजें ले चुकी हैं। वही चीजों को आगे करा गया है, नॉवल में लिया गया है उसमें एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारी एज आ जाती है एज ऑफ जॉनसन, जिसको हम पूरा का पूरा डिवोट कर देते हैं सैमुअल जॉनसन को। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, यू शुड नो, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1745 से लेकर 1755 तक, 1745 से लेकर 1755 तक इसके वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे। इन्होंने अपनी पोएट्री में किस चीज की एक इनका वर्क है, इन पोएट्री राइज ऑफ बेलार्ड। बेलार्ड क्या पता है आपको? होता है BALLAD, बेलार्ड। No, ma'am. ये होती है वीर गाथाएं जिसे हम कहते हैं, जिसे हम गा गा के सुनाते हैं, उसे हम कहते हैं बेलार्ड। तो बेलार्ड का हम देखते हैं यहाँ से शुरुआत हो रही है, एज ऑफ जॉनसन से डेवलपमेंट हो रही है। तो जब आप स्टूडेंट्स आगे नेट वगैरह क्लियर करोगे इंग्लिश वगैरह का, तो आपसे पूछ लेंगे, ये सारा हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कि बेलार्ड से आप क्या समझते हैं, कहाँ से इसकी आप देखते हैं कि स्टार्टिंग है, हीरोइक कपलेट की कहाँ से है, और ऑगस्टन एज में किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दिया गया था। तो वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा टेक्निकल चीज़ें बता रही हूँ, डेवलपमेंट वो ऑफ उसका करने के लिए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? बेलार्ड। इसमें एक गाथा गाई जाएगी, एक सॉन्ग गाया जाएगा, विच टेल्स अस अ स्टोरी इन अ नरेटिव फॉर्म, एक ड्रामा के फॉर्म में, एक नरेटिव फॉर्म में। इट मे बी फनी, इट मे बी ट्रेजिक, कोई फनी भी हो सकती है, एक ट्रेजिक भी हो सकती है। कोरस में हम इसे गाते हैं बेलार्ड। उसे कहा जाता है वीर गाथाएं जो होती हैं, आपने सुना होगा, जो ये हीरोज वगैरह को सुनाई जाती हैं, जो हमारे ये सोल्जर्स वगैरह हैं, व्हेन दे वर, पुराने जमानों में लड़ाइयों में जाया करते थे तो उनको वीर गाथाएं सुनाई जाती थी, तो उसे हम कहते हैं बेलार्ड। गा गा के किसी को अच्छे से कन्विंस कर देना, अपने एक फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म अराइज कर देना, उस तरह का बेलार्ड होता है। Ma'am, then what is the difference between a ballad and a elegy? We know elegy. एलजी तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई ना। एलजी इज अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, MOURNING। जब कोई मर जाता है ना, उसके याद में लिखी जाती है एलगी। Okay, so that's for when दे आर someone. एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। बैलेड तो हो गया गीत सुना सुना कर गाना, जैसे वो होते नहीं है, ये रानी लक्ष्मीबाई के हम पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब Yes. हम ये गाने बच्चों को सुनाते हैं स्कूल्स में, हम होंगे कामयाब एक दिन,
तो इट मे बी सम सॉर्ट ऑफ बैलाड ना, इनके अंदर एक हम पैट्रियोटिज्म की फीलिंग राइज कर रहे हैं ना, गा गा के बच्चे गाते हैं हाथों में हम होंगे कामयाब, इस तरह से हाथों में हाथ लेकर वो शेक नहीं करते हैं, Yes, ma'am. दैट इज अ बैलाड, लॉन्ग नरेटिव गा गा के सुनाना किसी को, इट इज अ सॉन्ग टेल्स अस अ स्टोरी। Okay. अब Okay. एलगी आ गए, ELEGY, एलगी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थॉमस कार्ले का पोयम है ये, एलगी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इट इज अ लॉन्ग नरेटिव पोयम। तो ये क्या है, एक डेथ के ऊपर लिखी जाती है, जिसमें हम खुशी के पल की बात नहीं करेंगे, किसी की मृत्यु हो चुकी है, किसी की डेथ हो चुकी है, ट्रिब्यूट, दैट इज द एलगी। Okay, ma'am. आपको पूछ सकते हैं वो शॉर्ट नोट में, एलगी वगैरह तो बिल्कुल वो तो डिफरेंट है। इट इज अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, गीत है, किसका गीत है, मॉर्निंग का, MOURNING, इट इज अ सॉन्ग ऑफ लैमेंट, LAMENT, धोरोना धोना, मतलब उस तरह की, कोई मर चुका है उसके बारे में बता रहे हैं। उसमें जो थॉमस कार्ले की पोयम है हमारी, एलगी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, तो इट इज एलगी, देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री का मतलब हमारा इंग्लिश में क्या होता है, पेस्टोरल लाइफ से होता है। पेस्टोरल का क्या मतलब होता है, देहाती किस्म का, गांव वाली लाइफ। चर्च यार्ड, चर्च यार्ड कौन सा हो गया, ग्रेव यार्ड। उन लोगों की याद में ये पोयम लिखी गई है, उन विलेजर्स की याद में पोयम लिखी गई है जो बहुत ही गरीब किस्म के विलेजर्स थे, पुअर विलेजर्स के रिगार्डिंग, जो मर चुके हैं इस टाइम, उनके ऊपर ये पूरा का पूरा सॉन्ग है, एक पूरी की पूरी अलग ही है। तो आई होप यू गेट क्लियर, ठीक हो गई बात, Yes, ma'am. समझ आ गई ना आपको, Yes, दोबारा ma'am. से तो ना बताऊं कुछ, No, ma'am. आगे. ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम ये हमने नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म पढ़ लिया, रेनेसा भी पढ़ा, एक्सटेंशन ऑफ रेनेसा इज कॉल्ड नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म, जिसमें हमारी रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ जॉनसन आ चुकी है। अब हम आगे आ रहे हैं रोमांटिक क्रिटिसिज्म में। रोमांटिक का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बॉय है, कोई गर्ल है, रोमांस हो रहे हैं, नहीं नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे हमारी पोएट्री फ्लरिश हो रही है, हम अपनी थॉट्स की, अपनी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे थोड़ा सा लेकर, अब हमारा टाइम पीरियड बदल जाएगा इसमें सुष्मिता। आवर पीरियड डील्स विद 1800 से लेकर 1850 तक, ठीक है, ये हमने एज न्यू क्लासिकल खत्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्रिटिसिज्म पे आ चुके हैं, रोमांटिक क्रिटिसिज्म। Yes, ma'am. पेपर का नाम ही हमारा क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, तो पूरा का पूरा हम पढ़ रहे हैं वहां से। अब हम रोमांटिक क्रिटिसिज्म पे आ चुके हैं 1800 से 1850 तक। इट ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप। अब ये मूवमेंट, ये एक ऐसा मूवमेंट आ चुकी थी किसमें, आर्ट और लिटरेचर में, इसे हम रोमांटिक एरा भी कहते हैं। इसमें क्या हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे पोएट्स हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, जो राइमिंग कपलेट है ना, उसकी जो वाइटैलिटी है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है ना, इट वाज गेटिंग लॉस्ट। पहले आपने देखा होगा कि राइमिंग कपलेट क्या होता है, जैसे कि हमारा हो गया, हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल, तो इसमें जो हमारी लाइंस है ना वो राइम कर रही हैं, ऐसे वाले दोहे, कपलेट का मतलब होगा दोहे। तो इसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हमारे पोएट्स ने, हमारे राइटर्स ने, कि जो राइमिंग कपलेट है ना उसकी इंपॉर्टेंस अब खोई जा रही है, अब हमें अपने वर्क्स में उनको यूज नहीं करना है, ठीक है। एक तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज का रिजेक्शन देखा। अगला फिर इन्होंने देखा कि जो ड्राइडन और पोप है ना, उन्होंने क्या किया हुआ है उनके भी जो आइडियाज है ना, अब आगे नहीं, फिर हम ड्राइडन और पोप ने क्या किया है, उन्होंने किसके ऊपर स्ट्रेस किया था, वर्सिफिकेशन के ऊपर स्ट्रेस किया था। वर्सिफिकेशन का मतलब होता है फिक्स्ड राइम स्कीम। तो ये क्या कहते हैं रोमांटिक्स की, भाई हमने तो भैया किसी भी चीज की फिक्स्ड राइम स्कीम को फॉलो नहीं करना है, फिक्स तरह का जहां पर स्टैंजा होता है, जहां पर किसी चीज की इंप्रूवमेंट की तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। रोमांटिक क्रिटिसिज्म, दे वर अगेंस्ट अबाउट द वाइटैलिटी ऑफ राइमिंग कपलेट। उन्होंने कहा था हम अपने वर्क्स में राइमिंग कपलेट को भी नहीं लाएंगे। ड्राइडन और पोप ने क्या कर रखा है, रेस्टोरेशन एज में अपने वर्क्स में वर्सिफिकेशन का यूज करा हुआ है। वर्सिफिकेशन का मतलब हो गया फिक्स राइम, फिक्स स्टैंजाज, बस वो वैसे ही चलते रहेंगे, उनका वर्क्स ऐसा ही है। इन्होंने क्या कहा था, यूज ऑफ ब्लैंक वर्स शुड बी यूज्ड इन दिस, एज शेक्सपियर, मिल्टन ने इसमें अपने वर्क्स में ब्लैंक वर्स को यूज किया था। इसके ऊपर इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। रोमांटिक क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि हमें ब्लैंक वर्स को यूज करना है अपनी राइटिंग्स में, जैसे कि शेक्सपियर और मिल्टन ने अपने वर्क्स में यूज किया है। ब्लैंक वर्स का क्या मतलब होता है, जहां पर हमारी कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की जाती है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे आ रहे हैं, आगे
क्या फैक्ट्स हैं इसमें, क्या चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं रोमांटिक क्रिटिक्स, कहना क्या चाहते हैं? 1800 से 1850 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब आपने स्टूडेंट्स देखा होगा हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था सुष्मिता, डू यू नो दिस थिंग? No, ma'am. इट अकर्ड इन 1789। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंच रेवोल्यूशन। चार्ल्स डिकन का एक नॉवल है टेल ऑफ टू सिटीज, तो पूरा का पूरा वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, जो लोग हैं अपने घरों से ये रस्टिक लाइफ को छोड़कर ना लोग अपनी हसल बसल वाली लाइफ को लीड कर रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मैकेनिज्म का युग आ चुका था, इंडस्ट्रीज लग रही थी, लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए थे, रस्टिक लाइफ को लीड करना छोड़ दिया था, बच्चे पढ़ लिख गए थे, वो अब देहाती वाली लाइफ लीड नहीं करना चाहते थे। जैसे कि अब आप देखते हो हमारे दिल्ली कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन की जो लाइफ है, कौन सी लाइफ है वो? हसल बसल वाली लाइफ है, एडवांसमेंट वाली लाइफ में हम जी रहे हैं। Nowadays, the world has now become a global village due to the advancement of technology. तो किसकी वजह से हुआ है? टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो रही है, पीपल बिलीव कर रहे हैं अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में, अपने आप को हर एक बंदा कुछ बताना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, रादर देन इमिटेशन। मोनार्की का हम देखते हैं इस पीरियड में एंड हो रहा है, और पीपल का जो बिलीव है ना, देमसेल्व्स रोज। और ड्राइडन और पोप वगैरह क्या थे, उन्होंने इमिटेट कर रखा है हॉरेस वगैरह को, मैंने आपको बताया था, विजिल वगैरह को। मगर इसमें क्या था, किस चीज की एडवांसमेंट हम देखते हैं? रोमांटिसिज्म में किस चीज की डेवलपमेंट हो रही है? पोइट्री की हो रही है, पोइट्री के ऊपर एम्फसाइज किया गया है। तो आपसे पूछेंगे कि पोइट्री को कब फ्लरिशमेंट पूरी, कब से हमारी पोइट्री का बिगैन हुआ है इन द इंग्लिश लिटरेचर, तो आप देखेंगे रोमांटिक क्रिटिसिज्म में हमारी पोइट्री डेवलप हो रही है। अब हम इसमें आ जाते हैं जो आपके पेपर में है सुष्मिता, दैट इज द वर्ड्सवर्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो। क्या है? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स इज कंसिडर्ड एज अ मैनिफेस्टो टू रोमांटिक क्रिटिसिज्म। या आप लिख लीजिए, वर्क का नाम है वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, इट इज अ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। लिख लिया है आपने? Yes, ma'am. इसके बाद ही हमारा, आप जो आपके सिलेबस में भी है, एसटी कॉलरिज है, उसका बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में पब्लिश हुआ था। इसने भी हमें बताया है कि हमारी राइटिंग्स कैसी होनी चाहिए, हाउ आवर राइटिंग शुड बी। तो ये सब इसने हमें एसटी कॉलरिज ने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में बताया है। और जो हमारा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स है ना, ये मैनिफेस्टो का क्या मतलब होता है? घोषणा पत्र, कि हम लेकर आ रहे हैं पोइट्री को, हम बताएंगे कि पोएम्स कैसी होनी चाहिए। अब चलते हैं वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में आ रही हूँ, जो मैनिफेस्टो है उसमें कह क्या रहा है वर्ड्सवर्थ, वो तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ जी, इसमें क्या कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं? रोमांटिक्स क्या है? रोमांटिक्स यहाँ पर वो वाले रोमांटिक्स नहीं है कि लव चल रहा है, गर्ल है, बॉय है, मिल रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। रोमांटिक का मतलब है यहाँ पर इंस्पिरेशन ली जा रही है फ्रॉम द नेचर। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर रोमांटिसिज्म का मतलब हो गया, इट इज द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। ब्यूटी कहाँ पाई जाती है? नेचर में पाई जाती है। नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटी। पूरी की पूरी जो नेचर है वो क्या है? ब्यूटीफुल ही तो है। नेचर से तो हम इंस्पिरेशन लेते हैं, नेचर में ही तो लाइवनेस है, नेचर में ही तो कलर है, एंथुजियाज्म है, वाइटैलिटी है, सब कुछ तो है, स्टेमिना है, एनर्जी है। वी आर गेटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से? नेचर से ही तो है। तो हमने क्या कहना है, रोमांटिक्स ने अपनी इंस्पिरेशन किससे ली है? नेचर से ली है। इन्होंने जो अपनी लैंग्वेज में जो इन्होंने पोइट्री है, पोइट्री वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है? इट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन अ ट्रैंक्विलिटी। पोइट्री क्या है? एक स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जहां पर कोई रुकावट ना हो। नदी कैसे बहती है? बिना रुकावट के बहती है। क्या हम उसको रोक सकते हैं नदी के बहाव को? तो वो क्या कह रहा है, पोइट्री क्या होती है? हमारे इनर थॉट्स होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब लगातार, ओवरफ्लो का मतलब बहाव से। किस चीज का बहाव? हमारी फीलिंग्स का। सो पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस, लगातार ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन अ ट्रैंक्विलिटी। अब मैं कहीं जा रही हूँ, ट्रेन में बैठी हूँ और हसल बसल सारा इतना रश हो रखा है, तो क्या मुझे पोइट्री की याद आएगी इस हसल बसल वाली लाइफ में? नहीं। उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली है? पोइट्री कहाँ से लिखी जाएगी? व्हेन वी सिट इन द लैप ऑफ नेचर। ये देहाती किस्म की लाइफ की बात कर रहे हैं।
हम नेचर को कहाँ महसूस करेंगे? वो कहते नहीं तुम्हें पार्क में जाना चाहिए, शांत वाली जगह पे जाना चाहिए, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? व्हेन वी सिट इन अंडर द लैप ऑफ नेचर। तो ये यहाँ पर पेस्टोरल लाइफ की बात कर रहे हैं। पेस्टोरल लाइफ वाली लाइफ मतलब होगी फार फ्रॉम द सिटी लाइफ। जब हम नेचर के नीचे बैठेंगे तभी तो हमारे अंदर राम से, जब हमारा मन शांत हो जाएगा तो शांत मन में ही तो पोएट्री का ओवरफ्लो होगा ना। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में उसने पोएट्री के बारे में बताया है, और पोएट्री हमारी क्या है? इट्स अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन अ ट्रैंक्विलिटी। और वो क्या कह रहा है, जो हमारी पोएट्री है ना वो कॉमन लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए। एक कॉमन मैन को उसके बारे में कुछ इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। हम हाई फाई यहाँ पर किंग्स की, नोबल्स की, वॉरियर्स की बात नहीं मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि बच्चों हमें ऐसे ऐसे लड़ाइयों के क्षेत्र में जाना है। हमारे किंग्स कैसे थे, हमारे नोबल्स कैसे थे, हमारे वॉरियर्स कैसे थे, जैसे ड्राइडन और पोप वगैरह डील कर रहे थे। डील इट डेल्ट विद कॉमन लाइफ ऑफ कॉमन मैन। कॉमन लाइफ, एक कॉमन मैन की लाइफ नेचर में जब वो बैठता है तो उसके अंदर जो थॉट्स होते हैं ना, जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, वही हमारी पोएट्री है। हमारी यहाँ पर हसल बसल लाइफ, फार फ्रॉम द सिटी लाइफ, फार फ्रॉम द क्राउडेड लाइफ, फार फ्रॉम द मैकेनिकल एज की बात कर रहे हैं हम। सिंपल अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं। कहाँ पर होगी हमारी सिंपल नीड्स फुलफिलमेंट? जब हमारी लाइफ क्या होगी? हसल वाली लाइफ नहीं होगी। पेस्टोरल लाइफ की बात कर रहे हैं। पेस्टोरल का मतलब होगी गांव वाली, रस्टिक लाइफ की बात कर रहे हैं। रस्टिक पेस्टोरल आर सिनोनिमस। फार्मर्स वाली लाइफ की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बड़े बड़े राजाओं महाराजा की बात नहीं कर रही हूँ। क्लियर हो गई बात? यस मैम। समझ आ रहा है ना सुष्मिता? यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम तो वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू ओवरफ्लो बता दिया है। पोएट्री शुड नॉट बी इंटेलेक्चुअल। पोएट्री हमारी ये नहीं है कि हमें एक रैशनल ह्यूमन बीइंग बनाए। वो हमें क्या बताए? हमें एक प्रॉपर हमारे अंदर इंस्टिंक्ट्स को उजागर करे, हमारी इमोशंस को राइज करे। वो वाली पोएट्री की बात कर रहा है वर्ड्सवर्थ। तो हमने यहाँ पर इसने देखा है, इसने यहाँ पर हाइपरबोले को अपनी पोएट्री में जगह कोई भी नहीं दी है, पर्सोनिफिकेशन को जगह नहीं दी है। हाइपरबोले का मतलब पता है आपको? किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। वेरी गुड। एग्जैजरेट करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। कोई चीज छोटी सी है और उसको इतना बड़ा कर देना। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब लिटरेरी टर्म्स हैं ये। मीन्स हाँ, टू पर्सोनिफाई सम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, टू पर्सोनिफाई एन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। पर्सोनिफिकेशन का मतलब हो गया जब हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स में पर्सन वाली क्वालिटीज डाल देते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब हो गया पर्सन वाली क्वालिटीज, पर्सन से बना है। व्हेन वी एट्रीब्यूट ह्यूमन ट्रेट्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे चांद है, अब मैं कहूँ चांद चल रहा है, तो चलता कौन है? ह्यूमन बीइंग ही तो चलता है। तो हम ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिटीज चांद के अंदर डाल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? यस मैम। तो पोएट्री इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशंस, आइडियाज, जो ये बता रहा है। और फिर ये क्या कह रहा है? पोएट्री रिवील्स मिस्ट्री ऑफ नेचर एंड अराउज सिंपैथी। पोएट्री हमारी मिस्ट्री ऑफ नेचर के बारे में बताता है। अब चले जाओ आप हिमाचल वगैरह में, पूरी नेचुरल ब्यूटी ही तो है। बैठ जाओ, आपको खुद ही आपका लिंक है ना जो परमात्मा के साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा एक हमारे अंदर एक अवेकनिंग की बात कर, रिलीजियस की बात तो नहीं आएगी, एक अवेकनिंग ऑफ थॉट की बात कर रही हूं मैं। हमारा कनेक्शन, मेडिटेशन, वी स्टार्ट मेडिटेटिंग। तो ये है हमारा। और ये जो हमारा है, इसमें इसने एक और फोकस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में दिया है। रिलेशन यहाँ पर बता रहा है पोएट का और पोयम का। पोएट का जब मन शांत होगा ना, तो पोयम तभी तो हमारी एक रीडर्स को इम्प्रेस करेगी। तो इसने फोकस किस में किया है? क्या रिलेशन की बात कर रहे हैं? पोएट और पोयम के बारे में। पोएट और रीडर के बारे में नहीं, पोएट और पोयम का डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। ये हमारा वर्ड्सवर्थ बता रहा है। चलें आगे। यस मैम। अब हम आ जाते हैं एसटी कॉलरेज के ऊपर। इसको शुरू करते हैं विद इन 5 मिनट्स। थोड़ा मैं एक 2 मिनट में आई, ठीक है? यस मैम।
तो अब हम आ जाते हैं सुष्मिता Yes, ma'am. एसटी कॉलरेज का हमारा मैंने आपको बताया है बायोग्राफिया लिटरेरिया सेवन में ये क्या है क्रिटिकल स्टडी है और बायोग्राफी Ma'am, the voice is not clear again. में आपको वर्ड्सवर्थ है ओके Yes. So now we are going to discuss about the Samuel Taylor Coleridge biography. That is a Biographia Literaria. तो इसमें इन्होंने क्या बताया है लिटरेचर के बारे में बताया है पूरा का पूरा इसमें इन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है अबाउट द राइटिंग्स कैसी राइटिंग्स होनी चाहिए हमारी तो इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में बताया है अपने वर्क में रिलीजन के बारे में बताया है सोशल वैल्यूज के बारे में बताया है एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यू पॉइंट्स पर्सनली इन हिज वर्क तो इसने अपनी फीलिंग के बारे में बताया है एक राइटिंग कैसी होनी चाहिए ये इसका क्या है पर्सनल व्यू पॉइंट है इसका अपना ही वर्क है और अपना ही इसने व्यू पॉइंट बताया है कि राइटिंग्स कैसी होनी चाहिए तो अब हम आ रहे हैं इसने किसके ऊपर डीलिंग अपना किसके ऊपर इसने बताया है फैंसी और इमेजिनेशन के ऊपर इसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है अपनी राइटिंग्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा फैंसी टर्म और इमेजिनेशन तो फैंसी करने से पहले अब हम पहले करेंगे हम इमेजिनेशन फैंसी आपको बाद में समझाऊंगी उससे पहले आपको समझना जरूरी है इमेजिनेशन के बारे में इमेजिनेशन का क्या मतलब होता है Ma'am, which is not real, which is only in our thoughts. हाँ इमेजिन करना सोचना करना कि ऐसा होना चाहिए इस तरह के हम कह सकते हैं कल्पना करना इसके साथ अब आप एक और वर्ड अपना लिख सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए जो इसी ने हमें दे रखा है कॉलरिज ने जो आप डिफाइन करेंगे इससे हम प्लास्टिक पावर की बात कर रहे हैं ये स्पेलिंग लिख लीजिए ESSEM PLASTIC इम्प्लास्टिक पावर इसएम प्लास्टिक पावर इसएम प्लास्टिक पावर इसका क्या मतलब होता है इसएम प्लास्टिक पावर का मतलब होता है यूनिफाइंग पावर
इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। इमेजिनेशन में इन्होंने क्या बताया है एसटी कॉलरिज ने, वो क्या कहता है कि जो भी हमारी इमेजिनेशन होती है ना, वो इनसेम्प्लास्टिक पावर होता है। इनसेम्प्लास्टिक पावर का मतलब हो गया किसी चीज को जोड़ देना। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ये स्कूटर की एजेंसी होती है, तो उसमें स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम स्पेयर पार्ट्स को कंबाइन कर देते हैं, यूनिफाइंग कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, पूरा का पूरा हमारा व्हीकल डेवलप हो जाता है, हमारी कार बन जाती है, हमारा स्कूटर बन जाता है। तो इट मीन्स हमारी इमेजिनेशन के पास वो क्या कह रहा है एसटी कॉलरिज, इसम प्लास्टिक पावर है। इसम प्लास्टिक पावर का मतलब होता है यूनिफाइंग पावर। वो चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो पार्ट्स है ना, उनको इकट्ठा करके एक चीज बना देता है। जैसे कि अब यही बता रहा है, इसी के सारे जो एसटी कॉलरिज का ही जो सारा का सारा आप पढ़ेंगे ना, वही बता रही हूं मैं। अब देखो, फ्लावर देखा हमने, हमने माउंटेन देखा, हमने रिवर देखा, हमने सन देखा, और आपने क्या किया, कुछ मिर्च मसाला लगाया, उसको स्पाइस लगाया, और आपने उसको सीनरी को देखकर एक पोएम लिख डाली। तो वो क्या है, तो हमारी इमेजिनेशन क्या हो गई, वो इसम प्लास्टिक पावर। फ्लावर को देख लिया हमने, मून को देख लिया, रिवर को देख लिया, माउंटेन को देख लिया, और उसको देखकर हमने एक पोएम लिख दी है। वो पोएम हमने कैसे लिख दी है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अगर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो वो कुछ भी नहीं हुआ, मगर जब हमने अपने उन्हीं थॉट्स को इस प्लास्टिक पावर में कन्वर्ट कर दिया है, तो वी रोट पोएम, यू डेवलप समथिंग। कुछ वो किस चीज से बने हैं, वो कुछ हमने मिर्च मसाला लगाया, और हमने एक नई सम प्लास्टिक पावर से चीजों को जोड़कर एक यूनिफाइंग पावर से कुछ बना दिया। ये तो जस्ट एक उसकी डेफिनेशन थी। अब हमारे एसटी कॉलरिज ने फोकस कर रखा है यहाँ पर हमारी प्राइमरी इमेजिनेशन कौन सी होती है और हमारी सेकेंडरी इमेजिनेशन कौन सी होती है। चलें, Yes, ma'am. समझ रही हो ना तुम। Yes, ma'am. अब ये बात जो कर रहा है एसटी कॉलरिज, प्राइमरी इमेजिनेशन की बात कर रहा है। प्राइमरी इमेजिनेशन का मतलब है प्राइमरी, PRIMARY। प्राइमरी का मतलब है, आप समझेंगे, पैसिव माइंड से। पैसिव माइंड कौन सा होता है, सिर्फ रिसीवर, ओनली रिसीवर। पहाड़ देखा, रोशनी देखी, चांद देखा, फूल देखा, मगर हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं आई, नॉट रिएक्शन ऑफ एनीथिंग। वो क्या है हमारा प्राइमरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन में जो हमारा माइंड है वो पैसिव होता है, ही आवर माइंड इज ओनली रिसीवर इन प्राइमरी इमेजिनेशन। ये है हमारा प्राइमरी इमेजिनेशन का मतलब। हमारे माइंड ने उन चीजों को बस देखा, पहाड़ देख लिया, फूल देख लिया, चांद देख लिया, हमारे अंदर कोई सम प्लास्टिक पावर नहीं है, हमने कुछ यूनिफाइंग नहीं किया। तो वो पूछेंगे आपसे प्राइमरी इमेजिनेशन से आप क्या समझते हैं और सेकेंडरी इमेजिनेशन से आप क्या समझते हैं। अब हम आ रहे हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी का मतलब है हमारा माइंड एक्टिव है, हमने किसी चीज को देखा और हम रिएक्ट कर रहे हैं। अब हम रिक्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि सेकेंडरी इमेजिनेशन हमारी क्या करती है, क्रिएट करती है, रिक्रिएट करती है और ट्रांसफॉर्म कर देती है चीजों को। आप लिख लीजिए, सेकेंडरी इमेजिनेशन में हमारा जो माइंड है दैट इज एक्टिव, और इट क्रिएट्स, इट रिक्रिएट्स एंड इट ट्रांसफॉर्म्स। सेकेंडरी इमेजिनेशन हमारी क्या है, एक मैकेनिकल है, इसी के अंदर हमारी प्लास्टिक पावर भी है। इट मीन्स यूनिफाई समथिंग। अब मैंने आपको अभी पहला ही एग्जांपल दिया था, कोई स्पेयर पार्ट्स हैं, उन सबको हमने जोड़ दिया और हमने एक कार बना दी। ये किसने बनाई है, जिसके अंदर वो थॉट होगा, जिसके अंदर वो पावर होगी। अब ये है, आपने फूल देखा, तुम्हारे घर फूल उगे हुए हैं सुष्मिता, मेरे घर फूल फूले हुए हैं, अब चांद है, झरने हैं, रोशनी है, सब कुछ हम देख रहे हैं, बहुत सुंदर गार्डन है, ऊपर से मून की पूरी वो शाइनिंग है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, सब कुछ है हमारे घर में। तुम्हारे घर रोज उगा पड़ा है। अब तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है कुछ उसको रिक्रिएट करने की, मेरे अंदर नहीं है, तो वो क्या है, प्राइमरी इमेजिनेशन है। मगर जहां पर हमारा जो माइंड है वो एक्टिव हो जाता है, वो उन चीजों के अंदर क्रिएशन लेकर आ सकता है, रिक्रिएट कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कोई पोएट्री हम फूल को देखकर लिख सकते हैं, तो वो क्या माइंड हो जाएगा, वो कॉलरिज का माइंड हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ का माइंड हो जाएगा। अब हम बैठे हैं कोई गार्डन में, हम पोएट्री थोड़ी लिखनी शुरू कर देंगे। चांद सूरज उसने भी देखे, पोएट्री फूल झरने उसने भी देखे, वर्ड्सवर्थ ने, उसको देख के तो उसने इतनी बढ़िया पोएम्स लिख डाली। अब वो माइंड तुम्हारे पास और हमारे पास तो नहीं है ना, तो वो क्या है, उनके अंदर हम किस बात की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी इमेजिनेशन की। कई लोगों के अंदर प्राइमरी इमेजिनेशन एक्टिव होती है, कई लोगों के अंदर सेकेंडरी इमेजिनेशन वो होती है एक्टिव।
तो सेकेंडरी इमेजिनेशन का मतलब हो गया मैकेनिकल, जहां पर हमारा एसेम्प्लास्टिक पावर की बात कर रहे हैं, जहां पर आप चीजों को तोड़ मरोड़ कर एक नई चीज की क्रिएशन बना देते हैं। आपने कोई फ्लावर देखा एंड यू रोट पोयम। एक आर्टिस्ट का माइंड होगा, एक पेंटर होगा ना, वही चीजें ये कर सकता है ना। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस इन डिग्री प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन की डिग्रीज में बहुत फर्क आ जाता है। वैसे इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, मगर इनकी डिग्रीज में फर्क है। आपको बताना होगा वहां पर देयर इज अ वेरिएशन ऑफ डिग्री इन बोथ दीज टर्म्स। जैसे तापमान में नहीं होता टेम्परेचर, आपको बताते हैं 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, हरियाणा का इतना है, पंजाब का इतना है। तो तापमान में जो ऊपर नीचे का वो होता है ना, उस डिग्री का इसमें डिफरेंशिएशन है इन प्राइमरी इमेजिनेशन एंड इन सेकेंडरी इमेजिनेशन। हर एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई इमेजिनेशन होती है। प्राइमरी कईयों के अंदर एक्टिव होती है, कईयों के अंदर सेकेंडरी होती है, कईयों के अंदर दोनों ही होती हैं। ठीक हो रही है बात? Yes, तो ma'am. प्राइमरी जो हमारी इमेजिनेशन है, आप लिख लीजिए, दैट इज अनकॉन्शियस। चीजों को देख लिया भाई हमने, हमें कुछ यूनिफाइंग करना नहीं आता है। और सेकेंडरी इमेजिनेशन में हमारा कॉन्शियस माइंड होगा, जब हम एक सिंप्लिस्टिक पावर होगी, हम यूनिफाई कर देंगे चीजों को। क्लियर हो गई बात? Yes, ma'am. अब हम आ जाते हैं, इमेजिनेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, फैंसी की बात कर रहे हैं। फैंसी का क्या मतलब होता है? हमारी मेमोरी, मेमोरी में हमारी क्या होती है? हमारी इट ब्रिंग्स थिंग्स और इमेजेस टुगेदर, बट इट कांट ट्रांसफॉर्म एंड रिक्रिएट। तो ये क्या बता रहा है कि जो हमारी फैंसी है ना, दैट इज इंफीरियर देन इमेजिनेशन। फैंसी में सिर्फ की सिर्फ हमारे माइंड में सिर्फ एक इमेजेस होंगी, और हम फैंसी में कुछ भी क्रिएट और रिक्रिएट और ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स थिंग्स ओनली टुगेदर। आप कहाँ कहाँ गए, आप कहाँ कहाँ देखा, आपके अंदर बस एक माइंड में एक आपके मेमोरीज हैं उन चीजों की, मगर आप उनसे कुछ जनरेट नहीं कर सकते हैं, रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप जनरेट और क्रिएट और रिक्रिएट कब कर सकते हैं? व्हेन यू आर हैविंग सेकेंडरी इमेजिनेशन इन योर माइंड, इन योर थॉट। क्लियर हो चुकी है बात? Yes, ma'am. तो यही था हमारा थोड़ा सा जो हम पढ़ा है। कल मैं आपको फेमिनिज्म के ऊपर कराऊंगी। Okay. तो कल आपको पता है ना हमारी क्लास सुबह जल्दी है, Yes, ma'am. 9 to 11. 9 to 11 है, और उसके बाद कब है? 3 से 5 है। Yes, ma'am. तो सुष्मिता, मैं अभी सर से बात करती हूँ, आई थिंक सर इज ऑल्सो देयर, कि हम मंडे को ना क्लास अर्ली कर लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? No, ma'am. 11 या 12 बजे कर लेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. एक्चुअली मुझे शाम को परसों जाना है कहीं। Okay, no problem, ma'am. तो आपको समझ आ रहा है ना कुछ जो हम पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. तो अभी हमने सारा न्यू क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है। अभी हमने फेमिनिज्म तो पढ़ना ही पढ़ना है, न्यू क्रिटिसिज्म में हमारी सारी अप्रोचेज आएंगी, आइए रिचर्ड्स वगैरह की, दरिदा वगैरह की, उसमें आपको पता चल जाएगा। Yes, ma'am. तो मैं अब सर से बात कर लेती हूँ, तो फिर आपको भी बता देते हैं अभी। Yes, ma'am. हाँ, तो आप इन चीजों को देख लेना एक बारी, तो कल हम पढ़ ले। आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी टुमारो। Okay, ma'am. हाँ जी सर। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, ये कहना था, एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है सर मेरी आपसे, कि मंडे को ना टाइमिंग थोड़ा अर्ली चाहिए था हमें। मंडे को? मंडे को, यस सर। बात करनी पड़ेगी मैडम सर से फिर। हाँ सर, 11-12 बजे का हो जाए सुबह का, मुझे शाम को ना जाना है, कुछ अर्जेंसी है। मैं बात कर लूँगा सर से ना, बता दूंगा फिर बात करके। हाँ जी सर, अभी कल तो हमारी सुबह है ना क्लास। हाँ कल 2 क्लासेस है हाँ कल बात कर लेते हैं सर से, मैं बात कर लूँगा तो सर। उसके हाँ, हिसाब से। थोड़ा आप प्लीज थोड़ा उनको कर लेना कन्विंस। ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक है सर, फिर हम करते हैं इसको वाइंड अप अपने सेशन को। ठीक है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू।